हाय एवरीवन, 2015 में इलॉन मस्क सैम ऑल्टमैन, ग्रेग और इलिया सत्स्कीवर के साथ मिलकर ओपन एआई शुरू करते हैं, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम एआई में रिसर्च करना और सेफ एआई सुपर इंटेलिजेंस बनाना था। बट इवेंचुअली इलॉन मस्क की ओपन एआई के सीएक्सओ से बनती नहीं है और उन्हें ओपन एआई के विजन में ग्रोथ नहीं दिखती है और वो इसीलिए ओपन एआई को 2018 में छोड़ देते हैं। इसके बाद ओपन एआई अपनी कंपनी का एक सेगमेंट फॉर प्रॉफिट शुरू कर देती है और फिर 2022 में वो चैट जीपीटी लॉन्च कर देती है, जिसके बाद से पूरा गेम वापस से बदल जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ एक आम चैटबॉट नहीं था, बल्कि वो काफी हद तक गूगल सर्च का रिप्लेसमेंट था, क्योंकि उसमें आप सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो आपको सीधे आंसर दे देगा। लेकिन वही गूगल में पहले आपको क्वेरी टाइप करनी है, इसके बाद बहुत सारे लिंक्स में से अपने आंसर को ढूंढना है। गूगल को इस चीज का डर था कि अगर उसने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो उसका सर्च बिजनेस, जहां पर वो मोनोपोली है और जहां से उसका 75% रेवेन्यू आता है, वो अफेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैट जीपीटी से कंपीट करने के लिए बार्ड और जेमिनाई को लॉन्च कर देता है। वही माइक्रोसॉफ्ट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और वो ओपन एआई में 49% स्टेक ले लेता है और अपने सभी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बिंग, जो उसका सर्च इंजन है, उसमें चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर देता है। और यहाँ से इन दोनों $1 ट्रिलियन कंपनी के बीच एआई वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब ना दोनों ही कंपनीज प्रोडक्ट बेस है और ये ना यूजर्स को सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। जैसे गूगल के पास वर्कस्पेस है, वही माइक्रोसॉफ्ट के पास माइक्रोसॉफ्ट 365 एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में किंग है, वही दूसरा मोबाइल ओएस में। माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना क्लाउड एजोर है, वही गूगल के पास जीसीपी। गूगल के पास गूगल मीट और ड्राइव है, वही माइक्रोसॉफ्ट के पास टीम्स और वन ड्राइव। और भी इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। अब ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी के आने के बाद इन दोनों ही कंपनीज के पास ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, एक दूसरे के मार्केट को तोड़ने की और यूजर्स को अपनी तरफ खींचने की। और इसीलिए दोनों ही कंपनीज बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन एआई मॉडल्स को अपने सभी प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंग, कोपायलट, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट 365 सभी में इंटीग्रेट कर दिया। वही गूगल ने जेमिनाई को सर्च, जीमेल, वर्कस्पेस, एंड्रॉइड सब में इंटीग्रेट कर दिया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच 2023 में इलॉन मस्क अपनी नई कंपनी XAI शुरू कर देते हैं और अपना नया एआई मॉडल ग्रॉक लॉन्च कर देते हैं। अब उस टाइम ना ग्रॉक को कोई भी सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि वो ना ही रीजनिंग, कोडिंग या डिस्कशन में अच्छा था। सभी को ये लगता था कि इलॉन मस्क ने XAI को सिर्फ वैल्यूएशन गेम खेलने के लिए शुरू करी है, क्योंकि उस टाइम ना जनरेटिव एआई का क्रेज था और इन्वेस्टर्स इजीली एआई कंपनीज में पैसा लगाने को रेडी थे। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर सभी लोग गलत थे। इलॉन मस्क का XAI को शुरू करने के पीछे काफी इंपॉर्टेंट रीजन था। इनफैक्ट अभी हाल ही में 17 फरवरी 2025 को XAI ने अपना लेटेस्ट मॉडल ग्रॉक 3 लॉन्च किया है, जो ओपन एआई के मोस्ट पावरफुल मॉडल O3, जेमिनाई 2.0, डीपसीक सभी को कई सारे बेंचमार्क्स में बीट कर रहा है। Grok AI chatbot from Elon Musk's company XAI, and they're claiming last night in the reveal that it's outperforming the competition. That means it's better than DeepSeek, better than ChatGPT. The AI chatbot race is heating up. Today, Elon Musk unveiled a new model. It is called Grok 3. Unlike other models, this one is raw and unfiltered, a bit like Musk himself. But here's the big selling point. Musk claims Grok 3 is the fastest AI model yet, even faster than GPT-4 and DeepSeek. Grok is so fast, it can answer your questions before Musk fires half the US government. और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता है क्या है? XAI के कई सारे मॉडल्स अनसेंसर्ड हैं और वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि कई सारी कंट्रीज में इलीगल है। जैसे कि इनका इमेज जनरेशन मॉडल है, जो लिटरली किसी भी सेलिब्रिटी की इमेज को कहीं भी लगा देता है। इनका वॉइस मोड है, जो 18+ कॉन्वर्सेशन कर सकता है। और तो और ग्रॉक ने इंडियन एब्यूसिव लैंग्वेज सीख ली है, जिसने पूरे ट्विटर को हिलाकर रख दिया है। सो इस वीडियो में बात करेंगे कि इलॉन मस्क ने XAI को क्यों शुरू किया है, उसके पीछे उनका क्या विजन है, आखिर XAI ने इतने कम टाइम में ओपन एआई, गूगल और डीपसीक जैसे मॉडल को कैसे बीट कर दिया, इलॉन मस्क ने इन मॉडल्स को अनफिल्टर्ड क्यों रखा है, कोई भी सेलिब्रिटी इस अनसेंसर्ड वर्जन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे एआई ड्रामा से हम क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। इलॉन मस्क XAI को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, ये समझने के लिए पहले हमें इन एआई मॉडल्स की टेक्निकल फंक्शनैलिटी को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी, दैट इज 0 और 1 ही समझ आती है, लेकिन हमें हमारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर और हमें सेम लैंग्वेज आना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ह्यूमंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सेम लैंग्वेज आना जरूरी है। वैसे इन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि पाइथन, जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट एक्सेट्रा। बट फिर अब ये इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, इनमें से कौन सी बेस्ट है? वेल, ये बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही है। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज और रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सो कोई भी लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है। आप कब, कहाँ, कौन से यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ऐसा ही इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी है। अगर हमें डेटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए पाइथन बेस्ट है, एंड्रॉइड ऐप बनाना है तो उसके लिए कॉटलिन और जावा, वहीं iOS के लिए स्विफ्ट। सो इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसके थ्रू वो नए नए सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, ताकि हम एज एंड यूजर्स इन सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाए।
बट पता है क्या, पहले के टाइम में सिर्फ टेक्निकल लोग ये कंप्यूटर्स को यूज कर पाते थे। ये प्रोग्राम्स और नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं थे। आपको छोटी छोटी चीजें भी कमांड लाइन के जरिए करनी पड़ती थी, जैसे कि फोल्डर बनाना है या फाइल ओपन करना है एक्सेट्रा। लेकिन फिर 1980s में पहला सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस का, जिसमें यूजर्स कमांड लिखने के बजाय बटन्स, आइकन्स और माउस क्लिक के थ्रू कंप्यूटर्स ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर्स के एरा की शुरुआत होती है कि अब कंप्यूटर सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए। इस इनोवेशन की वजह से सभी कंपनीज अर्ली 2000s में कंप्यूटर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद एआई और मशीन लर्निंग का एरा आता है। इसमें हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के तरीके को और ज्यादा अपग्रेड करते हैं। अभी तक हम मशीन से यूआई के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे थे, बट अब हम चाहते हैं कि मशीन दैट इज कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और हम नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू उससे इंटरेक्ट कर सके। ये चीजें स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बेसिक थी, जिसमें एआई मॉडल सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को मैच करता था। जैसे कि अगर हमने मशीन से बोला कि बुक अ कैब टू एयरपोर्ट, तो मशीन यहाँ पर बुक और कैब कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। बट अगर हमने मशीन से कहा कि कैब नीड्स टू बी बुक टू द एयरपोर्ट, अब ना यहाँ पर कैब कीवर्ड तो सेम है, लेकिन बुक की जगह बुक्ड हो गया है। सो यहाँ पर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। उसके लिए बुक और बुक्ड दोनों अलग अलग है। सो इन शॉर्ट, कंप्यूटर्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को मैच करता है, उसे सेंटेंस का एक्चुअल मतलब समझ नहीं आता है। बट इवेंचुअली इस चीज का सॉल्यूशन निकल जाता है जब 2017 में गूगल अटेंशन इज ऑल यू नीड नाम का रिसर्च पेपर रिलीज करता है, जिसमें वो नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करता है। इसमें एआई मॉडल सेंटेंस में हर वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझने लगा कि कौन सा वर्ड कहां पर कैसे यूज हो रहा है। वो सिर्फ वर्ड की पोजीशन और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझाने के लिए, और इसी की वजह से सारे चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड रिप्लाई सिस्टम पॉसिबल हो पाए थे। इनफैक्ट उस टाइम आपने जितने भी एप्स में कस्टमर सर्विस चैटबॉट यूज किए हो, एयरटेल, माई जियो, IRCTC, ओला, उबर एक्सेट्रा, सभी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बने थे। बट यहाँ पर भी ना एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मशीन ने हर वर्ड की इंपॉर्टेंस को तो समझ लिया था, बट उसे ना सरकाजम समझ नहीं आता था। अगर किसी यूजर ने कुछ बुरा सरकास्टिकली बोला होगा तो मशीन को समझ नहीं आएगा, मशीन उसे पॉजिटिवली ही ले लेगा। इन्हीं बॉट के ऑकवर्ड रिप्लाई को आपने ट्विटर पर भी देखा होगा। बट फिर 2022 में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होता है चैट जीपीटी, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये गूगल के ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर के ऊपर ही बना है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, इनफैक्ट पूरे इंटरनेट के डेटा के ऊपर। चैट जीपीटी भले ही हमारे लिए एक इंटेलिजेंट चैटबॉट है जिसे सारी दुनिया का नॉलेज है, लेकिन वो टेक्निकली सिर्फ नेक्स्ट वर्ड ही प्रिडिक्ट कर रहा है उसके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर। इस ब्रेक थ्रू की वजह से सब कुछ बदल गया। कंप्यूटर सब कहीं सारी चीजें कर सकते हैं जो पहले करना पॉसिबल नहीं थी। कंप्यूटर सब ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उन्हीं के लैंग्वेज में रिप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकते हैं, और तो और वो नई चीजें क्रिएट भी कर सकते हैं। बट पता है क्या, चैट जीपीटी सिर्फ एक स्टार्ट था। इसके बाद जनरेटिव एआई में कई सारे एडवांसमेंट्स होते हैं, जैसे इमेज जनरेशन मॉडल्स, वीडियो जनरेशन मॉडल्स, वॉइस मोड, ओमनी मॉडल, डीप सीक, जो अगेन बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसके ऊपर ही मैंने डिटेल केस स्टडी बनाई है, आप उसे वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इन्हीं सभी नए यूज केस की वजह से कई सारे एआई स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी, कर्सर, रनवे, मिड जर्नी एक्सेट्रा। वहीं सभी बड़ी टेक कंपनीज भी इस एआई रेस में एंटर कर जाती है। जैसे गूगल जेमिनाई को लॉन्च करके उसे अपने गूगल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी के मॉडल्स को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर देता है। मेटा एआई लॉन्च करता है और उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में इंटीग्रेट कर देता है। वहीं एडोबी फायरफ्लाई लॉन्च करके उसे फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एक्सेट्रा में इंटीग्रेट कर देता है। अब ना ये जनरेटिव एआई में फर्स्ट फेज था, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज इन जेन एआई मॉडल्स को अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करती है। अब इसके बाद ना नेक्स्ट फेज हार्डवेयर कंपनीज का है, जिसमें ये एआई मॉडल्स हार्डवेयर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट होंगे। इनफैक्ट ये चीजें स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मेटा ने अपने रेबन ग्लासेस में एआई फीचर्स को इंटीग्रेट किया है, वही एक रैबिट नाम के स्टार्टअप ने R1 प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि एक मोबाइल डिवाइस है जिसमें टच स्क्रीन और बटन नहीं है। आप उसे सिर्फ बोल के एआई के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। इवन ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भी ये इंटीग्रेट होने लगा है। इलॉन मस्क को ये चीज बहुत ही जल्दी समझ आ जाती है और वो इसीलिए XAI को शुरू कर देते हैं। अब इलॉन मस्क ना कई सारी कंपनीज ओन करते हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, एक्स, स्टारलिंक एक्सेट्रा। ये सभी कंपनीज रिसर्च करने में और अपने एआई मॉडल्स बनाने में पैसा खर्च करें, इससे बेटर है कि एक कंपनी हो और वो इन सभी कंपनीज को अपने एआई मॉडल्स प्रोवाइड कर सके। अब इस एआई रेस में ना दो टाइप की कंपनीज है। पहली तो वो जो रिसर्च करके अपने एआई मॉडल्स को बनाती है, जैसे कि गूगल डीप माइंड, ओपन एआई, मेटा एक्सेट्रा। वही दूसरी साइड कुछ कंपनीज है जो बैठ के तमाशा देखती है कि इन्हें प्रोडक्ट्स बनाने दो, हम सीधे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि एप्पल ने अपना एआई मॉडल नहीं बनाया है, बल्कि उसने सीधे चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया है एप्पल इंटेलिजेंस में। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले वाले केस में दैट इज खुद का एआई मॉडल बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। आपको पहले कई सारी चीजों में टाइम और पैसा लगाकर रिसर्च करना है, उसमें से शायद ही कुछ वर्क करेगा। और इन एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग में ना काफी ज्यादा कंप्यूट चाहिए होता है, जो अगेन बहुत ही ज्यादा महंगा है।
और इसीलिए गूगल ने ऑफिशियली बोला है कि वो 2025 में एआई के ऊपर $70 बिलियन स्पेंड करेंगे। वही माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो $80 बिलियन स्पेंड करेगा। वही मेटा $65 बिलियन। बट शॉकिंग बात पता है क्या है, XAI ने अभी तक सिर्फ $10 बिलियन ही रेस किया है, जो कि इन बाकी कंपनीज की स्पेंडिंग से काफी ज्यादा कम है। बट फिर भी XAI ने समहाउ ओपनएआई गूगल के लेवल के मॉडल्स को बना दिया है, और वो भी इतने ज्यादा कम टाइम में। सो आखिर XAI ने ये किया कैसे? वेल, इलॉन मस्क ने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यूज करी है। नंबर 1, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके की कंपनीज होती है। पहली तो वो जो कि रिसर्च में पैसा बर्न करती है, वही दूसरी तरफ वो जो कि बैठ के सिर्फ तमाशा देखती है। अब इलॉन मस्क ने ना XAI को इन दोनों ही कैटेगरीज के बीच में प्लेस किया है। नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ट्राई करने में ना बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या एक्चुअल में वर्क करेगा। और इसीलिए इलॉन ने नई चीजें ट्राई करने पर इतना फोकस नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उन चीजों पर फोकस किया है जो ऑलरेडी वर्क कर गई है। जैसे कि ओपनएआई की रीजनिंग मॉडल की सक्सेस को देखते हुए XAI ने ग्रॉक में रीजनिंग मॉडल को ऐड किया है। वहीं जेमिनाई की डीप रिसर्च की सक्सेस को देखते हुए ग्रॉक में उसे इंटीग्रेट कर दिया है। वहीं जब इमेज जनरेशन मॉडल फ्लक्स आया था, इलॉन ने डायरेक्टली उसे ग्रॉक में इंटीग्रेट कर दिया था। नंबर 2, एआई मॉडल्स की एक्यूरेसी ना 2 मेजर फैक्टर पर डिपेंड करती है, डेटा और कंप्यूटेशनल पावर। सो डेटा के लिए इलॉन मस्क ने बाकी इंटरनेट के डेटा का यूज किया है, उसी के साथ साथ X दैट इज ट्विटर के डेटा को भी यूज किया है ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए। अब ट्विटर का डेटा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्विटर एक न्यूज प्लेटफॉर्म है जिससे हर कंट्री रीजन की न्यूज सबसे पहले आती है, और तो और उस पर यूजर्स ओपिनियंस भी आते हैं। सो यहाँ पर ग्रॉक के पास कंटिन्यूसली रियल टाइम डेटा आता जाएगा, वहीं बाकी कंपनीज को लेटेस्ट इन्फो के लिए बार बार इंटरनेट को स्क्रैप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटेशनल पावर की। XAI ने वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर कोलोसस ओपन किया है, जहां मेटा के पास 16,800 GPUs है। वहीं ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट के पास 10,000 H100 GPUs है। वहीं XAI ने 1 लाख H100 GPUs डिप्लॉय किए हैं, और इवन इलॉन मस्क ने यह भी बोला है कि वो उसे बहुत ही जल्दी बढ़ाकर 2 लाख GPUs तक ले जाएंगे। नंबर 3, अब इलॉन ने ना डेटा और कंप्यूट की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली थी, लेकिन जल्दी से AI मॉडल बने, इसीलिए XAI ने पिछले 2 सालों में कई सारे ओपनएआई, गूगल और मेटा के एम्प्लॉयज को हायर किया है। सो इस तरीके से XAI ने बहुत ही कम टाइम में और कंपैरेटिवली कम पैसा लगाकर ग्रॉक 3 को लॉन्च किया है, जो ओपनएआई, जेमिनाई और डीपसीक के मॉडल्स को कई सारे बेंचमार्क्स में बीट कर रहा है। लेकिन अभी भी ये स्टोरी खत्म नहीं होती है। सिर्फ अच्छा मॉडल बनाने से वो फेमस नहीं होता है। जैसे कि कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसे क्लॉड मॉडल लॉन्च किया था। इसके मॉडल आज भी कोडिंग और रीजनिंग में बेस्ट है, लेकिन तब भी बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें क्लॉड के बारे में एक्चुअल में पता है। जहां ChatGPT के प्ले स्टोर में 10 करोड़ डाउनलोड्स है, वहीं क्लॉड के बस 10 लाख ही है। इस चीज को गूगल के लीक डॉक्यूमेंट में भी लिखा था कि गूगल हैव नो मोड एंड नाइदर डज ओपनएआई। सो इन शॉर्ट, सिर्फ अच्छा मॉडल बनाना ही सब कुछ नहीं है, उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल का जेमिनाई मॉडल और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन तब भी हर किसी को इनके बारे में पता था और इनके मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स थे। और वो इसीलिए क्योंकि गूगल के पास एंड्रॉइड का डिस्ट्रीब्यूशन था, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के पास विंडोज था, जिसकी मदद से इन्होंने इजीली अपने मॉडल्स को सभी यूजर्स तक पहुंचा दिया था। लेकिन इलॉन मस्क के XAI के पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन तब भी हर किसी को ग्रॉक के बारे में पता है। सो आखिर इलॉन मस्क ने ये किया कैसे? वेल, इलॉन मस्क ने यहाँ पर 2 जीनियस स्ट्रेटेजी यूज करी है। पहला तो उसने ग्रॉक को डायरेक्टली ट्विटर में इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से हर ट्विटर यूजर को उसका एक्सेस मिल गया। और दूसरा, उसने इन मॉडल्स को अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड रखा है, जिसकी वजह से मॉडल कुछ भी ओपिनियन दे सकते हैं। ये रोस्ट कर सकते हैं, एब्यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन दे सकते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐसा करने से ना पूरे इंटरनेट पर ड्रामा और केओस क्रिएट होता है और लोग इसके रिजल्ट्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। इवन जब ग्रॉक पॉलिटिकल ओपिनियन देगा तो ट्रेडिशनल मीडिया भी इस चीज को कवर करेगी कि ग्रॉक ने इस पार्टी को एक्सपोज कर दिया है ऑल। इनफैक्ट ये चीज अभी इंडिया में भी हुई है। अगर आप ग्रॉक से एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करोगे तो ग्रॉक आपको वापस से उसी तरीके का आंसर देगा। इस चीज ने ना सभी को शॉक कर दिया कि आखिर एक एआई मॉडल कैसे गाली दे रहा है। इसके पहले किसी भी एआई मॉडल ने इस चीज को नहीं किया है। जी कोई गाली दे रहा है, और इस बार ये कोई इंसान नहीं है, ये एक एआई रोबोट है जिसको इलॉन मस्क की कंपनी X ने बनाया है। नाम है इसका ग्रुप। Elon Musk's owned AI Group has been in news recently, and for some really wrong reasons. The Group 3, which is after its predecessor, the Group 2, was believed to be very smart, very well to understand. The AI was developing very well, but recently it has become viral for some really wrong reasons, some very unfiltered and sassy remarks that it has posted on X. ग्रॉक के ये स्क्रीनशॉट ट्विटर, इंस्टाग्राम और इवन ट्रेडिशनल मीडिया तक भी पहुंच गए। इसके अलावा ग्रॉक ने बीजेपी, कांग्रेस और भी दूसरी पार्टी से खिलाफ और सपोर्ट में कई सारी चीजें बोली है। सो जब भी किसी पार्टी का सपोर्टर दूसरी पार्टी के अगेंस्ट न्यूज देखेगा तो वो उसे शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉक बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल देता है तो इस चीज को कांग्रेस पार्टी और उनके सपोर्टर्स हर जगह शेयर करेंगे। वहीं जब ग्रॉक कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसे बीजेपी के लोग शेयर करेंगे। सो टू समराइज एवरीथिंग, जैसे अर्ली 1990s में जब कंप्यूटर में यूआई आने की वजह से वो हर इंडस्ट्री में यूज होने लगे थे। हर इंडस्ट्री अपने यूज केस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना रही थी।
यही सेम सिचुएशन जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी के आने की वजह से भी हुई है। अब कंप्यूटर्स कई सारी चीजें कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी, और इन्हीं नए यूज केस की वजह से कई सारे स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं। और एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी डर था कि अगर उन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो दूसरी कंपनीज उनके कस्टमर्स को बेटर डील ऑफर कर देगी और उनके कस्टमर्स को छीन लेगी। और इसी वजह से सभी टेक कंपनीज एआई रेस में एंटर करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स में एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट फेज हार्डवेयर कंपनीज का है, और इलॉन मस्क कई सारी हार्डवेयर कंपनीज ओन करते हैं। इन सभी कंपनीज को एआई मॉडल्स प्रोवाइड करने के लिए वो एक नई कंपनी XAI शुरू करते हैं। अपना रिसर्च करने में और नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करने में बहुत ही ज्यादा खर्चा और टाइम लगता है, इसीलिए इलॉन सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो ऑलरेडी वर्क कर गई है और उन्हें डायरेक्टली ग्रॉक में इंटीग्रेट कर देते हैं। और जैसा कि एआई के लिए डेटा और कंप्यूटेशनल पावर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इलॉन सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कोलोसस ओपन करते हैं और डेटा के लिए वो ट्विटर का डेटा यूज करते हैं। और इस तरीके से वो अपना बेस्ट एआई मॉडल ग्रॉक 3 को लॉन्च कर देते हैं। बट सिर्फ अच्छा एआई मॉडल बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसे मार्केट तक पहुंचाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इलॉन इस मॉडल को ट्विटर में इंटीग्रेट कर देते हैं और उन्हें अनसेंसर्ड रख देते हैं, जिससे कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है और ग्रॉक जल्दी से वायरल हो जाता है। सो अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि XAI की स्ट्रेटेजी से हम क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अगर आप कोई नया बिजनेस रन कर रहे हो तो उसमें पहले आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट रन करने से पहले उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो ऑलरेडी वर्क कर गई है। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आसपास के रेस्टोरेंट्स के बेस्ट सेलिंग आइटम्स क्या है और सबसे पहले उनको अपने मेन्यू में ऐड करना चाहिए। ये चीज़ कई सारे स्टार्टअप्स भी करते हैं कि फॉरेन में जो आइडिया वर्क कर गया है उसे एग्जैक्टली इंडिया में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाता है और रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। इस चीज़ को इलॉन मस्क ने भी करी थी कि नए एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने के बजाय उन्होंने पहले ऑलरेडी वर्क फीचर्स को ग्रॉक में इंटीग्रेट कर दिया था। नंबर 2, आप जो भी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो उसमें आपको सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करना चाहिए और सबसे पहले उसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे एआई के केस में कंप्यूटेशनल पावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इलॉन ने सबसे पहले इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट एआई कंप्यूटर कोलोसस ओपन किया था। और जैसे 2022 में चैट जीपीटी के ब्रेक थ्रू की वजह से सब कुछ चेंज हो गया था, बिल्कुल वैसे ही डीप सीक की वजह से वापस से एआई में सब कुछ चेंज हो गया है। डीप सीक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।